हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की साइंस की क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग बायो के अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे एक साथ। पहले हम लोगों ने बायो के 3 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं, खाद्य जाल से लेकर पारिस्थितिकी, खाद्य जाल, आपका खाद्य चेन और जितने भी चैप्टर हैं हमारे जैविक घटक, अजैविक घटक, हम लोगों ने बायो के कंप्लीट कर लिए हैं। और हम लोग ये करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट एक साथ बायो फिनिश करेंगे, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ऐसे समाप्त करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा चैप्टर का नेम है ब्लड। हम लोग को ब्लड के बारे में पढ़ना है कि ब्लड होता क्या है। सबसे पहले हमको ब्लड के बारे में जानना है। तो देखिए ब्लड, पहले नंबर ब्लड का पॉइंट आएगा तो हम लोग क्या बताएंगे ब्लड कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन बनता है हम लोग से कि रक्त कैसा ऊतक है, तो हम लोग बताएंगे कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। पहला नंबर। इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बता रहे हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक जो स्वस्थ मनुष्य होगा उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कोई भी स्वस्थ मनुष्य होगा अगर, तो उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होगा। अब रक्त प्लाज्मा और रक्त की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है हमारा रक्त। तो रक्त के 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े कि रक्त एक संयोजी ऊतक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त में प्लाज्मा और रक्त जो हमारा प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो ये प्लाज्मा क्या है देख लेते हैं हम लोग। प्लाज्मा जो है ना, रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो होता है हमारा कितना, 55%। रक्त में प्लाज्मा 55% होता है, 55% प्लाज्मा। और प्लाज्मा में देखो 90% पानी और जो 10% होता है उसमें अन्य पदार्थ होते हैं, प्रोटीन, यूरिया, सोडियम फॉस्फेट आदि 10% होता है रक्त में। रक्त में प्लाज्मा जो होता है वो 55% पाया जाता है और प्लाज्मा में 90% पानी तथा अन्य 10% में पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीन, यूरिया, सोडियम फॉस्फेट। अच्छा, एक यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है हमारा कि फाइब्रोनोजोन, ठीक, फाइब्रिनोजोन एक प्रोटीन पाया जाता है जो प्लाज्मा में ही पाई जाती है, फाइब्रोनोजोन, ठीक है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा में ही पाई जाती है, जो रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है, ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन के का कमी से होता है। और प्लाज्मा शरीर में ताप को नियंत्रित करता है। 1 मिनट रुकिए अभी अब। चलिए, प्लाज्मा शरीर में ताप को नियंत्रित करता है। यह शरीर के घाव भरने का कार्य करता है। प्लाज्मा जो होता है शरीर में ताप को नियंत्रित करता है और ये घाव भरने का कार्य करता है। ये तो हमने रक्त के बारे में पढ़ लिया। अब रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लोग आरबीसी बोलते हैं, लाल रुधिर कणिका। दूसरी होती व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिका, डब्ल्यूबीसी। तीसरी होती प्लेटलेट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं बिम्बाणु। अब रक्त कोशिकाओं का क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती हैं, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। ऐसे रक्त में हमको कोशिका पाई जाती है। 3 प्रकार की कोशिका होती हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, बिम्बाणु। तो रक्त में कोशिकाएं का क्रम आपको मालूम है, पहले नंबर पे आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। तो अब हम लोग देखते हैं कि आरबीसी क्या होता है। आरबीसी जिसे बोलते हैं हम लोग लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। तो हमने बताया था कि यह रक्त में क्या
सर्वाधिक पाई जाती है। रक्त में सर्वाधिक कितने 90% होती है। आरबीसी जो होती है सर्वाधिक रक्त में पाई जाती है 90% होती है। और आरबीसी का जो जीवन होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन बाद ये नष्ट होती हैं और पुनः बनती रहती हैं। तो आरबीसी का जो जीवन होता है वो 120 दिन का होता है। और आरबीसी का निर्माण रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पे? अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। अच्छा, और जो आरबीसी का निर्माण तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा स्प्लीन में होती है। इसीलिए जो प्लीहा को होता है ना हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि प्लीहा में रेड ब्लड सेल्स की मृत्यु हो जाती है और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? जीवन काल 120 दिन का होता है। और रक्त में सर्वाधिक मात्रा में आरबीसी पाई जाती हैं। ठीक है। और प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं और प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करना। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका मुख्य कार्य यह होता है कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान और संवहन करना। ठीक है। अच्छा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक का एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण मनुष्य के शरीर का जो रंग होता है, खून का रंग, वो लाल रंग का होता है। वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, अरक्तता जिसे बोलते हैं, और पीलिया, जॉन्डिस जैसे रोग हो जाते हैं आरबीसी की कमी से। तो अगर आरबीसी पूछेंगे कि कौन सा रोग होता है आरबीसी की कमी से, तो एनीमिया और पीलिया। और ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य होता है कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। और प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। और आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो प्लीहा में ही होती है। इसीलिए हम लोग प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और सबसे ज़्यादा ये ब्लड में पाई जाती हैं आरबीसी। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे कोशिका की तरफ, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? जिन्हें हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। देखो, डब्ल्यूबीसी रक्त में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं और डब्ल्यूबीसी का जीवन केवल 3 से 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन बाद ये नष्ट हो जाती हैं। तो डब्ल्यूबीसी ब्लड में सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं और इनका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है उसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। लेकिन आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती थी और यहाँ डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। डब्ल्यूबीसी आकार में सबसे बड़ा होता है लेकिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाना और जो जीवाणु रोगाणु होते हैं उनसे लड़ने में मदद करना है। तो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना तथा रोगाणुओं में रक्षा करना है। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी भी हमारी निम्न प्रकार की होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी में निम्न प्रकार कौन कौन सा? एक होती है हमारी लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। देखो, तो लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? लिम्फोसाइट होती है हमारी बीमारियों से रक्षा करती, जो भी बीमारियां होती हैं उनसे हमको रक्षा करती है। और मोनोसाइट क्या होती है? तो मोनोसाइट घाव को भरने और सुखाने में सहायक होती है। ये मोनोसाइट का वर्क होता है कि घाव को भरने और सुखाने में वो सहायक होती है।
और WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? एड्स और ब्लड कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। लाल रुधिर कणिका से कौन सा रोग होता है? तो रेड ब्लड सेल्स की कमी से हमारा रोग, अभी हमने आपको बताया था, एनीमिया और पीलिया जैसे बीमारी हो जाती हैं। लेकिन WBC की कमी से हमको एड्स और ब्लड कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। अगर WBC की मात्रा को हमको बढ़ाना है तो हम लोग को विटामिन ए का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना पड़ेगा। यदि रक्त में WBC की मात्रा निरंतर कम होती जाएगी तो उसे हम लोग ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और यदि WBC की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही हो तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर कम हो रही WBC की मात्रा लगातार तो उसे ल्यूकोपीनिया, और बढ़ रही है लगातार तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। तो हमने RBC पढ़ लिया, WBC पढ़ लिया, और तीसरी कोशिका हमारी प्लेटलेट्स, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में बिम्बाणु। तो यह रक्त में 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक प्रति घन मिलीलीटर में होता है। RBC के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिम्बाणु ही पाए जाते हैं, और रक्त में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4 लाख तक प्रति घन मिलीलीटर होती है। इसका मुख्य कार्य ये है कि शरीर में कहीं पर अगर हम लोग का चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो उसके रक्त के बहाव को ये तुरंत ही रोक देते हैं। थोड़ी देर बाद रक्त बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर तेज रक्त निकल रहा है तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं ब्लड बंद हो जाता है। वो बिम्बाणु का ही वर्क होता है कि कहीं पे शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना। अब प्लेटलेट्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो प्लेटलेट्स की कमी से चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां होती रहती हैं। डेंगू जो होता है हमारा, वो मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण जो होता है मानव शरीर में खून जमता नहीं है। पूछा जाता है कि मानव शरीर में खून किस प्रोटीन के कारण जमता नहीं है? तो हिपेरिन नामक। तो बिम्बाणु से कौन से रोग होते हैं? चिकनगुनिया, डेंगू। वाइट ब्लड सेल से, श्वेत रक्त कणिका से कौन से रोग होते हैं? एड्स और ब्लड कैंसर। और RBC की कमी से एनीमिया और पीलिया जैसे रोग होते हैं। इन रोगों को हमको अभी आगे पढ़ना भी है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, रक्त का फिगर भी बन जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र इसे बोलते हैं हम लोग। ये आप फिगर देख लीजिए, ये है हमारा फिगर। तो ये देखिए रक्त होता है हमारा, रक्त ये नीला है। आप ये फिगर अच्छे से इसको देख लीजिए। इसमें देखिए बताया गया है हमारा, ये नीला है, ये नीला है, नीचे नीला होते हैं, ऊपर होते हैं आलिंद। और ये यहाँ पर संचयन की और शीतलन के लिए ये लगे होते हैं कपाट, द्विवल्नी कपाट इधर लगे होते हैं। इधर 2 वल्नी कपाट लगे होते हैं, और इधर त्रिवल्नी मतलब 3 कपाट लगे होते हैं। 1 2 और ऐसे करके यहाँ पे 3 कपाट लगे होते हैं, इसलिए इन्हें त्रिवल्नी कपाट। और इस साइड द्विवल्नी कपाट नीचे निलय होते हैं, ऊपर आलिंद होते हैं। ये है हमारा बायां आलिंद, ये है हमारा दायां आलिंद। आलिंद में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, और आलिंद में, दायां आलिंद में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें भी एक एक अपवाद है पाल्मोनरी का, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो इसे बोलते हैं हृदय वरण। तो 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की तंत्र की खोज की थी। और रक्त का संचरण शरीर में धमनी और शिराएं करती हैं। धमनी और शिराएं, धमनी व शिरा सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हम लोग अगर करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एंजियोलॉजी। तो ये हम लोगों ने आज रक्त के बारे में डिस्कस किया है। अब रक्त के कौन कौन से प्रकार होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।